हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरियस अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर जो तीसरा, चौथा और पांचवा इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के आपको एचसीएफ और क्या ज्ञात करने हैं, एलसीएम ज्ञात करने, वो भी किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है कि दिए गए जो भी आपको ये संख्या दी गई है, इन संख्याओं के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो मैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किसका करता हूँ, 12 का करता हूँ। 12 में सर्वप्रथम किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। तो जब मैंने 12 में 2 का भाग लगाया, कितना उत्तर आया, 6 बार जाएगा। अब मैं फिर से 6 में किसका भाग लगाऊंगा, 6 में फिर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लगाऊँ तो कितनी बार गया, 3 बार। और 3 में किसका भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 1 बार। तो हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 12 के करने के बाद अब किसकी बारी आएगी, अब बारी है 15 की। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 15 में 2 का भाग नहीं जाता तो किसका भाग जाएगा, सर्वप्रथम 15 में भाग जाएगा 3 का। कितनी बार गया, 5 बार। 5 3 15। फिर 5 में तो आपको पता है 5 में 5 ही का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 12 का कर लिया, 15 का कर लिया। अब किसकी बारी है, अब 21। 21 में 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 3 21 और 7 में किसका भाग जाता है, 7 में 7 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसका मतलब हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने कितने हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 12 के अभाज्य गुण कितने आए, 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के आए 3 गुणा 5। और 21 के आए 3 गुणा 7। अब आपको क्या क्या ज्ञात करनी है, एचसीएफ और एलसीएम। इनका आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों संख्याओं में आई है, जो कॉमन आती है। तो कॉमन देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी क्या है, 3। एक 3 का जोड़ा बन रहा है और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, न 2 का बन रहा है, न 5 का बन रहा है, न 7 का बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो एचसीएफ हमारी कौन संख्या होगी, एचसीएफ होगा 3। और एचसीएफ के बाद बारी किसकी आती है, एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, जो एक जोड़ा बनता है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, मतलब 3 का 3 तो लिख ही दिया, बाकी और सारी जो संख्या बच गई वो आपको लिखनी है। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 1 2, और यहाँ कितना बच गया 2। तो 2 गुणा 2, और गुणा में बीच वाले में कौन बच गया, बीच वाले में बच गया 5। और सबसे नीचे वाले में कौन बच गया, सबसे नीचे वाले में कौन बच गया, 7। अब जब इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 12 पंजो होता है 60। और 60 को जब मैं 7 से गुणा करूँगा तो 6 7 42, यानी कितना आएगा, 420। यानी तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 420। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को कर लिया। अब अगला सवाल है 17, 23 और 29। यदि आप इस सवाल को ढंग से देख रहे हो तो 17 एक खुद स्वयं एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। 23 में 17 में और किसी का भाग नहीं जाता, 29 में भी और किसी का भाग नहीं जाता। तो देखो भी इनका हम किस प्रकार से निकालेंगे, वही तरीका है कि 17, तो 17 में आपको पता है 17 में 17 का जाता है, 17 में 17 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। 17 के मैंने अभाज्य गुणनखंड ये होते हैं, 17 का 17 ही होता है। और यदि मैं 23 की ओर करता हूँ तो 23 में आपको पता है कि 23 में 23 का भाग जाएगा, 23 में 23 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। और 29 में भी 29 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। इसका मतलब जब हमने 17 के अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आया, 17 का 1 17 ही आता है। लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 17 को मैं 17 गुणा 1 लिख सकता हूँ। हाँ, यदि किसी संख्या को आप 1 से गुणा करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 गुणा 1, क्योंकि 23 को 1 से गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी प्रकार हम 29 को भी क्या लिख सकते हैं, 29 गुणा 1। अब यदि मैं बात करूँ इन संख्याओं के एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, तीनों संख्याओं में जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। यानी 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, और 1 इसमें भी आ रहा है, यानी केवल 1 का जोड़ा बन रहा है। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ केवल हमारा आएगा 1, एचसीएफ आया 1। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है कि जो जोड़ा बन गया वो तो आपको लिखना ही लिखना है, मतलब 1 का तो 1 लिखा ही लिखा, और बाकी और जो बच गए वो लिखो। ऊपर वाले में बच गया 17, बीच वाले में कौन बच गया 23, और सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कौन बच गया 29। यानी इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है।
तो 1 को 17 से गुणा किया 17 और 17 को 23 से गुणा करना है। तो 17 को पहले मैं किससे गुणा करता हूँ, 23 से गुणा करता हूँ। 17 × 51 और गुणा 7 दोनों हो गया 34। यह आएगा 1 9 4 5 9 और 3 391। अब 391 को आपको किस संख्या से गुणा करना है, एक 29 और बच गया तो 29 से गुणा करना है। तो 9 एकम 9 99 81 हासिल 8 9 3 27 और 27 और 8 कितना हो गया, 27 और 8 हो गया 35। गुणा 2 से गुणा करूँगा तो 2 एकम 2 9 दूनी 18 हासिल 1 3 दूनी 4 ये कितना हो गया 7। यह आएगा 9 3 8 और 5 कितना हो गया 13 1 और 7 3 10 रे कितना आ गया, ये आएगा 11,339। कितना आएगा, ये आएगा 11,339। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 11,339। अब बारी आएगी इस सवाल की 8 9 और 25 इन संख्याओं का आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो मैं 8 के पहले क्या करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का कितनी बार गया, 4 दूनी 8, 4 में फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 में 2 का गया कितनी बार, 1 बार। अब मैं 9 के भी अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 9 में 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 3 कितना होता है 9, 3 में 3 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। इसी प्रकार हम 25 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 में किसका जाएगा, 25 में 5 का भाग जाएगा, 2 का और 3 का नहीं जाएगा। तो 25 में 5 का कितनी बार गया, 5 बार। 5 में फिर 5 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसका मतलब जब हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 9 के कितना आया, 9 का आया 3 गुणा 3। और इसी प्रकार 25 का कितना आया, 25 का आया 5 गुणा 5। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो तीनों में है। अब तीनों में कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहा था, हमने कितना कितना माना था, हमने 1 1 माना था। तो इसमें भी मैं क्या मान सकता हूँ, इसमें भी मैं 1 1 मान सकता हूँ, क्योंकि किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक केवल 1 का जोड़ा बन रहा है और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो एचसीएफ तो कितना आएगा, 1 है। यानी जिन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं आता उनका एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1 आता है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो कॉमन आ गया वो तो आपको लिखना ही लिखना है, और गुणा में क्या लिखना है, जो बच गया। ऊपर वाले में देखो 2 बच गया, 2 गुणा 2 गुणा 2। बीच वाले में कौन बच गया, बीच वाले में बच गया 3 गुणा 3। और सबसे लास्ट में कौन बच गया, 5 गुणा 5। यानी इन संख्याओं को आपको आपस में क्या करना है, गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 कितना आ गया 24, 24 72। और 72 को किससे गुणा करना है, 25 से गुणा करना है। 72 को किससे गुणा करना है, 5 दूनी कितना आता है, 5 5 25, 5 दूनी 10 हासिल 1, 7 35 कितना आ गया 36। और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 0 6 4 10, 1 4 4 8, ये आएगा 1800। कितना आएगा, 1800। यानी इनका एलसीएम है वो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 1800। चौथा सवाल ये है कि एचसीएफ किनका, इन दो संख्याओं का, 306 और 657। ये दो संख्याएं क्या मान सकते हैं, इसको हम ए मान सकते हैं, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, एक संख्या होती है वो होती है ए, दूसरी संख्या कौन सी, दूसरी संख्या होती है बी। यानी आपको ए का मान कितना दिया गया है, 306, और बी का मान कितना दिया गया है, 657 ये दिया गया है। और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 9। यानी ए और बी का जो एचसीएफ है वो कितना दिया गया है, 9। और आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र क्या होता है, इन चारों में दो संख्याएं और एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध होता है। संबंध मतलब एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। यानी ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए कितना है, ए का मान है 306, गुणा बी का मान कितना है, बी का मान है 657, बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 9, और गुणा एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एलसीएम के गुणा में 9 है तो गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में। इन दोनों संख्याओं की कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम निकालो तो एलसीएम क्या होता है, 306 गुणा 657, और ये गुणा वाला कहाँ चला गया, इन दोनों के भाग में चला गया, ये दो भाग में चला गया। अब 306 वो 9 के पहाड़े से पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार जाएगा, देखो एलसीएम बराबर
ये जब मैं काटूंगा 9 के पहाड़े से, तो 9 के पहाड़े से कितना, 9 3 27, पीछे कितना बच गया 3, और 9 100 कितना होता है 36, 34 बार कट गया, तो ये आएगा 34 गुणा 657। तो एलसीएम बराबर, अब 657 को किससे गुणा करना है आपको, 34 से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 चौक 28 हासिल 2, 20 और 2 कितना हो गया 22 हासिल 2, और 6 चौक 24 और 2 कितना हो गया 24 और 2 हो गया 26, गुणा 3 से गुणा करूँगा तो 7 3 कितना हो गया 21 हासिल 2, और 5 3 15 और 2 कितना हो गया 17 हासिल 1, 6 3 18 कितना हो गया 19, 8 3 6 7 13 1 10 2 12 1, यह आएगा 22,338, 22,338। तो इसका उत्तर कितना आएगा 22,338, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 22,338। तो हमने एलसीएम क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ये जो पांचवा सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कोई प्राकृत संख्या है n के लिए एक संख्या दी गई है 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। ये आपसे पूछा गया है, क्या ये 6 की पावर जो n दिया गया है और जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, क्या n की जगह मान रखेंगे तो क्या ये कभी शून्य पर समाप्त होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं इसका हल करता हूँ। पहले आपको दिया क्या गया है, दिया है कि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, अर्थात यदि ये प्राकृत संख्या है तो n के मान क्या क्या हो सकते हैं, n का मान 1 हो सकता है, n का मान 2 हो सकता है, n का मान 3 4, ये कुछ भी हो सकता है n का मान, यानी 1 से शुरू के कुछ भी, ये सारी प्राकृत संख्याएं होती है। अब यदि मैं n की जगह मान रखता हूँ, मान लो एक बार मैंने लिखा 6 की पावर 1, यानी n की जगह 1 रखा, फिर n की जगह कितना रखा 2 रखा, फिर n की जगह कितना रखा 3 रखा। इसी प्रकार यदि मैं रखता जाऊँगा तो 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 की पावर 1 होता है 6, 6 की पावर 2 कितना होता है, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 की पावर 3 होता है 216। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं प्राकृत संख्याओं के मान रखता जा रहा हूँ, वैसे वैसे हमने कई अंक देखे थे, कई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 0 कब आएगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आएगा 2 और 5 निश्चित तौर पर आएगा। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ कि 6 की पावर n शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी हम उसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों संख्याएं आई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 100 न लिख के मैं कितना लिख सकता हूँ, एक बार 60 लिख देता हूँ। क्या 60 है वो शून्य पर समाप्त हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड में एक तो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 5। देखो करके देख लेते हैं, 60 की मैंने अभाज्य गुणनखंड की 2 का भाग लग गया, कितना आया 30, 30 में फिर मैंने 2 का भाग लगाया, कितना आया 15, और 15 में 3 का भाग गया, कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। यानी 60 में कम से कम क्या 2 और 5 आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। इसका मतलब जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मतलब 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तो वह संख्या निश्चित तौर पर कहाँ समाप्त होगी, तो वह संख्या निश्चित तौर पर शून्य पर समाप्त होगी। अब देखो हमें संख्या कौन सी दी गई है, हमें संख्या दी गई है 6 की पावर n। जब मैंने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए यानी 6 के, तो 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग कितनी बार गया 1 बार। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुणा 3 है, कितना है 6 की पावर n की जब मैंने अभाज्य गुणनखंड की कितना आया 2 गुणा 3। क्या 6 की पावर n में 2 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लाइन क्या लिखेंगे, चूंकि 6 की पावर n में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, अतः 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। 2 और 5 दोनों आना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा 6 की पावर n शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों संख्याएं आई। हमने 6 की पावर n के जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो वो आया 2 गुणा 3, तो 2 तो आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहे। इसका मतलब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, अतः 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। और यही हमसे पूछा गया है कि क्या 6 की पावर n है वो अंक शून्य पर समाप्त हो सकते हैं? यदि n है वो एक प्राकृत संख्या है तो हम इस प्रकार का क्या करेंगे, उसको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।